भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। नसीब अपना अपना फिल्म का एक गाना आपने सुना होगा। साल 1986 में ये फिल्म आई थी और उस दौर में गीतकार हीरोइन के लिए गाना लिख देता है कि मेरा पति मेरा देवता है। शायद आज ना लिखा जाए, क्योंकि इस गाने के 34 साल बाद आज इसी देश के कोर्ट में और मीडिया में मैरिटल रेप यानी वैवाहिक यौन शोषण पर बहस चल रही है। हम चेतना के उस स्तर तक आ गए हैं कि आज देश की महिलाएं अपने पति के जबरन संबंध बनाने पर उसे रेप की कैटेगरी में शामिल करने की मांग कर रही हैं। कहने का मतलब वक्त के साथ हमारे विचार भी बदलते हैं। पुरुषों के प्रभुत्व वाले समाज में महिलाएं अपने हकूक के लिए लगातार लड़ रही हैं और इस लड़ाई से बराबरी और आज़ादी का अपना दायरा बढ़ा भी रही हैं। और बात सिर्फ महिलाओं की नहीं है, समलैंगिकता, जातिवाद, पहनावा, इन सब पर हमारे विचार बदलते हैं। बेहतरी वाले बदलाव के लिए हमारे देश में बहसों मुबाहिसा होती हैं, लेकिन दिक्कत तब शुरू हो जाती है जब बदलावों और समुदायों की लड़ाई सड़क पर आ जाती है, जैसा कि हिजाब के मामले में हमें कर्नाटक में दिख रहा है। हिजाब के समर्थन वाले और विरोध वाले सड़कों पर भिड़ रहे हैं। जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारों का टकराव देखने को मिल रहा है। एक तरफ हिंदू दक्षिण पंथ और दूसरी तरफ मुस्लिम दक्षिण पंथ है। दोनों के ही समर्थन में सोशल मीडिया के क्रांतिवीर खूब लिख रहे हैं। लेकिन असल में सही कौन है, ये कोर्ट और कानून से तय होने वाली चीज़ है। तो तर्कों और कानून की नज़र से ही आज फिर हम इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मैं हूं आस्था राठौर और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक शो in association with Biz Analyst by Khata Book. मंगलवार के दी लल्लन टॉप शो में हमने हिजाब का झगड़ा शुरुआत से बताया था। थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं। कर्नाटक के उडुपी इंटर कॉलेज से मामले की शुरुआत हुई। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 8 लड़कियों ने आरोप लगाया कि उन्हें क्लास में हिजाब पहनकर नहीं बैठने दिया जा रहा है। लड़कियों ने दिसंबर में ही क्लास में हिजाब पहनकर बैठना शुरू किया था। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि लड़कियां कैंपस में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन क्लासरूम में नहीं पहन सकती और ये पहले से नियम है, क्योंकि कॉलेज की ड्रेस कोड में हिजाब नहीं है। इसके खिलाफ लड़कियों का विरोध शुरू हुआ। फिर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो पीएफआई से जुड़ा माना जाता है, उस संगठन ने लड़कियों के हिजाब पहनने की तरफदारी शुरू की। फिर स्थानीय बीजेपी विधायक और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठन इसमें शामिल हुए। हिंदू छात्र छात्राओं ने भगवा स्कार्फ पहनकर इंटर कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की। उडुपी से मामला कर्नाटक के और भी इलाकों में फैल गया। टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि मंगलवार को सरकार ने स्कूल और इंटर कॉलेज को 3 दिन के लिए बंद कर दिया। उधर मुस्लिम छात्राओं ने कोर्ट से हिजाब पहनने की मांग की। कल कोर्ट में जस्टिस कृष्ण दीक्षित की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट के सामने 2 बड़े सवाल थे। पहला ये कि क्या हिजाब मुस्लिम्स की जरूरी प्रैक्टिसेस का हिस्सा है, और दूसरा सवाल कि क्या क्लासेस में हिजाब पहनने से रोकना लड़कियों को उनके बुनियादी अधिकार से वंचित करना है। कल हमने आपको बताया था कि जस्टिस दीक्षित ने कोर्ट रूम में कुरान की कॉपी मंगवाई थी, लेकिन शाम तक कुछ तय नहीं हो पाया, तो आज फिर सुनवाई हुई। अब आगे की बात शुरू करते हैं। आज 2:30 बजे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस दीक्षित ने कह दिया कि उन्हें लगता है इस केस पर बड़ी बेंच को विचार करना चाहिए। माने 1 से ज्यादा जजेस की बेंच। जज साहब ने सभी पक्षों के वकीलों की इस बात पर सहमति मांगी। इस पर सीनियर एडवोकेट संतोष हेगड़े ने कहा कि बड़ी बेंच को केस ट्रांसफर करना तो कोर्ट तय करे, लेकिन उन छात्राओं को राहत मिलनी चाहिए जिनके पास अब सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं इस साल की परीक्षाओं में। इस बातचीत में कर्नाटक सरकार के वकील यानी एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम मामले का जल्दी निपटारा चाहते हैं, फैसला चाहे जो भी हो, क्योंकि ये बड़ा मामला बन चुका है। एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि कई जजमेंट्स हैं जब हिजाब को धर्म के जरूरी हिस्से में नहीं माना गया, जबकि दूसरे वकील बच्चों को अंतरिम राहत देने की मांग कर रहे थे। सबकी बात सुनकर जस्टिस दीक्षित ने कहा कि चीफ जस्टिस जब बड़ी बेंच बनाएंगे तो उसके बाद अंतरिम राहत वाली याचिकाओं पर विचार किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस मामले में अब कर्नाटका हाई कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। अब यहाँ कई बातें समझने की है। पहली तो ये कि कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करना या हिजाब पहनने पर पाबंदी छात्राओं के बुनियादी अधिकारों का सीधा सीधा हनन नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोर्ट इसकी तरफ से तुरंत इस मामले में छात्राओं के हक में फैसला दे देता। दूसरी बात, कोर्ट की सिंगल बेंच ये तय नहीं कर पाई कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रैक्टिस का हिस्सा है। अगर कोर्ट ऐसा मान लेता तो ये मामला अनुच्छेद 25 के तहत बुनियादी अधिकारों में आ जाता और लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति मिल जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। एक बात यहाँ समझने की और है, जिस तरह से छात्राओं को संविधान से बुनियादी अधिकार मिले हैं, वैसे ही संस्थान को भी यानी इंटर कॉलेज को भी अधिकार मिले हैं। कर्नाटक राज्य का कानून भी इंटर कॉलेज को स्वायत्तता देता है। इस कानून का नाम है कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983।
इसके तहत संस्थानों को ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है और इसी अख्तियार से इंटर कॉलेज ने छात्राओं के लिए एक ड्रेस कोड बनाया, जिसके तहत कक्षाओं में हिजाब पहनने पर पाबंदी रखी और इसके लिए कॉलेज ने छात्राओं से लिखित में सहमति भी ली। लेकिन अगर कोर्ट ये तय कर देता है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, तो फिर अनुच्छेद 25 के तहत कॉलेज का हिजाब पाबंदी वाला नियम गलत हो जाएगा, बुनियादी अधिकारों के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अभी कोर्ट ने भी तो नहीं कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रैक्टिस है। इस पेचीदगी को और समझने के लिए हमने हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा से बात की। देखिए, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये अधिकार है कि वो कोई ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब करे। हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी या क्लब अपने मेंबर्स के लिए कुछ रूल्स बनाने का संवैधानिक हक रखते हैं, लेकिन हमारे देश में क्योंकि संविधानवाद है, इसलिए कोई भी रूल किसी का भी, खास तौर से अगर वो राज्य का या गवर्नमेंट का रूल है या गवर्नमेंट का स्कूल है, वो ऐसा अधिकार नहीं रखते कि वो अपने उस रूल से किसी मौलिक अधिकार का हनन करें। अब अनुच्छेद 25 में आप लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को वायलेट कर सकते हैं इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। यानी अगर मजहब की आजादी समाज की हेल्थ और मॉरलिटी से टकराती हो, किसी पब्लिक इंटरेस्ट से टकराती हो या किसी और मौलिक अधिकार से टकराती हो, अगर धर्म की स्वतंत्रता समानता के अधिकार से टकराए तो समानता का अधिकार सर्वोपरि रहेगा और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को रास्ता देना पड़ेगा समानता के अधिकार को। स्कूलों में अगर बच्चियां अपने सिर्फ सर को ढक रही हैं, यहां बात हिजाब की हो रही है, लेकिन हिजाब कोई बुर्का नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बात हो रही है कि क्या स्कार्फ पहन सकती हैं, अपने सर को ढक सकती हैं। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने $10 का एक स्टैंप जारी किया है जिसमें पूरे हिजाब और स्कार्फ में मुस्लिम डॉक्टर्स हैं और उनको थैंक किया है कि ये हमारे फ्रंट लाइन हीरोज थे कोविड के। तो अगर कोई बच्ची अपने सर को ढक रही है तो उसके उस ढकने में आप अगर रूल बनाएं तो कोई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं होता, कोई मॉरलिटी उसमें सर्व नहीं होती, किसी मौलिक अधिकार का किसी का हनन नहीं होता। अगर इनको अधिकार दिया जाए और किसी और का अधिकार छीना जाए, जैसे अगर ये कहा जाए कि सरदार लोग अपनी पगड़ी नहीं रखेंगे स्कूल के ड्रेस के हिसाब से और अपने बालों को काट देंगे, तो वो वायलेशन होगा। लेकिन बात मेन ये है कि मुद्दे में मुद्दा कुछ नहीं, सिर्फ हम सियासत करना चाहते हैं और धर्म की सियासत करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये दोनों तरफ से कुछ एक्सट्रीम रिएक्शन हो रहा है जो मुनासिब नहीं है। बच्चियों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उनको क्योंकि स्कूल में स्कार्फ में आने की इजाजत है और ये लड़कियों का स्कूल है, सिर्फ टीचर्स जो हैं वो मेल हैं, तो उनमें भी थोड़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट हो ताकि समाज से कंट्रोवर्सी और कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। अफसोस ये है कि राजनीति जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की रोटियां सेक कर अपनी राजनीति करते हैं। दूसरी चीज ये है इसमें जो खास बात है कि धर्म की स्वतंत्रता में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आपके धर्म की अनिवार्य प्रैक्टिसेस हैं, एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, हम उन प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अनिवार्य प्रैक्टिसेस क्या हैं, इस पर बहुत बहस रही है। लेकिन केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है 2-3 साल पहले का, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने कहा कि सर को ढकना एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस है। दरअसल मसला यह है कि बहुत से धर्मों में बालों के बारे में बहुत चीजें हैं, इसलिए सर आप जब भी देखिए
गुरुद्वारे में जाते हैं तो अपने सर को ढकते हैं। आप नन्स को देखेंगे, वो अपने सरों को ढके होती हैं। तो आम तौर से सर ढकना जो है उसका कई रिलीजन्स में उसकी बड़ी महत्ता है। अगर पूरे चेहरे को कवर किया जाए तो उस पे स्कूल के ऑब्जेक्शन को वैलिड माना जा सकता है, लेकिन अगर चेहरा खुला हुआ है और सिर्फ सर को ढका जा रहा है तो उसके ऊपर एतराज और राजनीति करना मैं समझता हूं कि देश के जनतंत्र के लिए और देश के में जो मौलिक अधिकारों का संविधान ने संरक्षण दिया है उसके लिए वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं। अब कई लोगों का ये सवाल हो सकता है कि सिखों को तो पगड़ी पहनने की छूट होती है, उनको क्यों नहीं रोका जाता? क्योंकि सिख धर्म में पगड़ी पहनना धर्म की अनिवार्य प्रैक्टिस का हिस्सा है। हिजाब के मामले में अभी ये साबित नहीं हुआ है और कई धर्मों में बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अभी कोर्ट को ये तय करना है कि क्या आवश्यक प्रैक्टिस है और क्या नहीं है। इसीलिए सबरीमाला केस पर फैसला देते हुए तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने 7 जजेस की संवैधानिक बेंच बनवाई थी। ये बेंच सबरीमाला केस के अलावा धार्मिक मामलों की कई सारी याचिकाओं पर विचार करेगी। ये तय करेगी कि कौन सी प्रैक्टिसेस आवश्यक हैं और कौन सी नहीं। तो बहुत मुमकिन है कि कर्नाटक हाई कोर्ट की लार्जर बेंच का जो फैसला आए उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट तय करे कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य है या नहीं। ये तो हुई आइन और कानून की बात। अब दीन के मसले पर आते हैं। क्या इस्लाम के जानकार हिजाब को अनिवार्य मानते हैं? ये समझने के लिए हमने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे जुनैद हैरिस का रुख किया। जामिया के इस्लामिक स्टडीज सेंटर में फैकल्टी हैं जुनैद साहब। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि स्पेसिफिकली अगर कुरान की आयत के हिसाब से आप बता सकें कि हिजाब का जिक्र कहाँ मिलता है और किस तरह से मिलता है, वो कुरान में है या उसके लिए हदीस भी है, वो जरा एक बार मुझे समझा दीजिए। हाँ, ऐसा ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इस्लाम का जो सोर्स है वो इन्हीं 2 चीजों में है, कुरान में है और हदीस में। हिजाब का जिक्र कुरान में भी है और हदीस में भी है। कुरान बेसिकली एक थ्योरी है, आप समझ लीजिए। उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजारी। कुरान में कहा भी गया है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और फिर पूरा का पूरा जो इस्लामी उस वक्त की जो सोसाइटी है, यानी कंपेनियंस जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सहाबा की, उसके अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारते हैं। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पर्दे का जिक्र, हिजाब का जिक्र कुरान में है और खास तौर से कुरान की 2 सूरतों के सिलसिले में देखना चाहिए। एक है सूरह नूर और दूसरा है सूरह अहज़ाब। इन दोनों सूरतों के अंदर बहुत जो बातें की गई थी, तो बिल्कुल क्लियर मैसेज मिल रहा है कि नहीं, हिजाब है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात अब जरा सा समझिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन जो है पूरा का पूरा वो हदीस है और उसी के अकॉर्डिंग कंपेनियंस ने गुजारा। तो अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपेनियंस में जो सहाबियात हैं यानी औरतें हैं, वो कैसे रहती थी? वो बाकायदगी के साथ हिजाब का एहतमाम करती थी। अब वो अगर कुछ इख्तिलाफ है थोड़े बहुत, तो इस बात में है कि चेहरा उनका खुला होता था या ढका होता था। बाकी तो जो हिजाब है, जहां तक का सर का ताल्लुक है, और बाकी जो हिजाब है ढीला ढाला लिबास का है, वो तो अपनी जगह पर है। सर, चेहरा खुला है या नहीं खुला है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि चेहरा खोल सकते हैं और दोनों हाथ यहाँ तक खोल सकते हैं, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, चेहरा का भी पर्दा है। और हिजाब उस वक्त है, पर्दा उस वक्त है जबकि वो घर से बाहर निकलें। ऐसा नहीं कि घर के अंदर रहे तो तभी उस में, जब वो घर से बाहर निकले तो उनका एक ड्रेस कोड है कि वो इस तरह का कपड़ा पहने और कि जो भी जीनत हो वो जाहिर नहीं हो, जो भी उनका हुस्न है वो जाहिर नहीं हो, ताकि उनके दिलों में मर्ज है, ताकि खामखा के लोगों के पास एक मैसेज नहीं जाए कि हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है। वो अपनी जरूरत के तहत औरत बाहर निकली है, तालीम की गर्ज से निकली है या किसी और जरूरत के तहत निकली है, लेकिन कोई मैसेज नहीं। बिल्कुल क्लियर है कि हिजाब का जिक्र कुरान में भी है और हदीस में। अब आप एक मैं तीसरी चीज पर भी आ रहा हूँ, ये हमेशा से मुस्लिम परंपरा में भी रही है। इसी वजह से आप ये देखेंगे कि नमाज के अंदर
तमाम मुस्लिम औरतें सर ढक लेती हैं। क्यों ढक लेती हैं? नमाज का तो कोई ड्रेस कोड ऐसा है नहीं कि सर ढकने के लिए उसमें कहा गया है। बेसिकली जो औरतों का जो ड्रेस कोड एक तरह से इस्लाम ने जो बताया है कि कैसे रहना चाहिए, तो वो आम हालात में नहीं कर पाती हैं, लेकिन नमाज में खुसूसी तौर पर उसको कर लेती है। अल्लाह के पर्दा पूरे करना है। लेकिन मैंने कहा नहीं कि परंपरा में भी मुस्लिम परंपरा में रहा। इसलिए अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं ये ठीक भी है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, अनिवार्य। अब कोई माने या ना माने, बिल्कुल वही सिचुएशन समझ लीजिए कि आप देखते हैं कि कोई माने या ना माने, कोई सिखों के अंदर जो है पगड़ी बांधता है, कोई नहीं बांधता है, तो अब हम उसकी बुनियाद पर हम ये कोई डिसीजन थोड़ी नहीं दे सकते कि जो बांधता है कि वो वो गलत कर रहा है या वो अनिवार्य नहीं है तो अनिवार्य, अब कोई करे या नहीं करे। हाँ, हमारा काम ये नहीं कि हम उसको जज करें कि अगर वो नकाब, बुर्का या हिजाब नहीं अख्तियार करेगा तो मुसलमान है कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है। ये तो उसकी अपनी प्रैक्टिस है कि कौन कितना फॉलो करता है, उसकी बुनियाद पर कोई दूसरा फैसला नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई ये सवाल कर रहा है कि है या नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर है, कुरान और हदीस की रोशनी में हिजाब करना चाहिए। ये बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि ये चीज तो है, लेकिन अब वो कैसा हो, ये नकाब, हिजाब, ये अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। वहां पर अरब के अंदर वो चादर ओढ़ लिया करती थी, चादर अपने ऊपर डाल लिया करती थी, और इसके अलावा अब अगर कोई कह रहा है कि नहीं वहां की तमाम औरतें ही करती थी, ऐसा नहीं है। बल्कि कहा गया है इस्लाम के अंदर कि जाहिलियत के जमाने में, यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से पहले जो जो वहां पर औरतें जैसे रहती थी, नंगे तवाफ भी करती थी वो। हाँ, तो कहा कि जैसे अपनी जीनतों को जाहिर करते हुए चलती थी, वैसे अब नहीं चलना है। अब जरा सा आप सलीके से रहिए कि मैसेज दीजिए कि हम न माइल हो रहे हैं, न हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और न अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है कि हिजाब तो है, लेकिन और उस जमाने में भी बेहिजाब औरतें बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उनकी मुखालफत हुई है, और मुखालफत के साथ साथ इस तरह से मुस्लिम औरतों ने रहना शुरू किया है। जी। तो अगर मैं सर थोड़ा और अगर थोड़ा सा छोटे संक्षेप में ये समझना चाहूँ, मोटी मोटी चीजें इसकी हमारे दर्शकों के लिए, तो मतलब दो तीन चीजें कि एक तो बालों को छिपाना जरूरी है क्योंकि वो मर्द को आकर्षित करते हैं, और वही उसी लिहाज से बालों को छिपाने के हिजाब का कॉन्सेप्ट है। दूसरा शर्मगांव और प्रॉफेट शादी। मोहम्मद की कंपेनियन सहाबियात में उन्होंने किया, जी जी उन्होंने किया है, और नमाज में अब तक मुस्लिम परंपरा में वो मैंने बताया ही आपको। जी, वो है बिल्कुल। जी जी। एक सर एक ये भी तर्क आता है, जैसे जैसे हमारे देश में जब रेप की कोई घटना होती है और उस पर किसी नेता का बयान आता है जिसमें वो कपड़ों की मजम्मत करते हैं कि छोटे कपड़े पहनने से रेप हो जाता है, इस तरह की बातें आती है, तब एक तर्क ये भी आता है कि कपड़ों का लेना देना महिलाओं की सुरक्षा से नहीं है क्योंकि बच्चों का रेप भी होता है। तो क्या ये महिलाओं को मर्दों से बचाने के लिए उनको कपड़े उस तरह से हिजाब में या बुर्के में उनको पहना देना या वो उन पे लाद देना, क्या ये जायज है, या इस्लाम इस बारे में क्या कहता पहली है? बात थोड़ी तो मैं बता दूं कि जिस अप्रोच की बात की है, मैं खुद उसका बहुत मुखालिफ हूँ कि कोई लड़की चाहे जैसा कपड़ा पहने, हमारे मुल्क में तो आजादी है ना, तो चाहे जैसा कपड़ा पहने, किसी मर्द को उसकी आधार पर यह अख्तियार नहीं हो जाता है कि उसकी रैप या उसकी इस तरह की किसी चीज। सबसे पहली बात जो कुरान कहता है कि कुल लिल मुमिनीना, मोमिन मर्दों से कहा जा रहा है, यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को नीची रखें, और यहफजू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अब चाहे लड़की इस हालत में भी हो, ये मर्द को बुनियादी तालीम दी गई, ठीक है ना। लेकिन जब सोसाइटी के अंदर जब हम किसी चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो मैंने कहा नहीं कि हम उसके ऐसे खिड़कियों को, ऐसे दरवाजों को बंद करते हैं जो उसकी ओर कहीं ना कहीं। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों के दिलों में खराबी है, जो बुरे लोग हैं, वो खामखा की बहाना ना बना लें कि वो हम उसको देख करके कम कपड़े में थी तो हमको ऐसा हो गया, इसलिए एक ड्रेस कोड की। इसीलिए कुरान कहता है कि आप पहचान भी जाएं कि आप ऐसी वैसी नहीं हैं,
आप कुछ तकलीफ ना दे, इसी वजह से मुस्लिम लड़कियां आमतौर पर बात कहती हैं। प्रोफेसर साहब के बताने से ये बात समझ आई कि कुरान में कई आयत हैं जिनमें पर्दे का जिक्र है। महिला को देखकर मर्द की नीयत ना बिगड़ जाए, इसीलिए पर्दा है, यानी मर्दों से महिलाओं को बचाने के लिए पर्दा है। लेकिन क्या मर्दों की नीयत के हिसाब से महिलाओं को पर्दा करना चाहिए? इस पर कई महिलाएं अलग अलग विचार रखती हैं। हमने बात की महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली शबनम हाशमी से। सुनिए। देखिए, मैं 2002 में मैंने गुजरात में बहुत काम किया है और मैंने वहाँ पे जिन औरतों के बलात्कार हुए थे उनकी बहुत सारों के मैं उनसे मिली थी जाके 10 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग, और वो सारी औरतें अपने घरों के अंदर बैठी हुई थी और शायद उनमें से कुछ बुर्का भी पहनती होंगी। तो ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है कि बुर्का पहनने से या हिजाब पहनने से या घूंघट निकालने से कोई महिला की सिक्योरिटी हो जाएगी, ये बिल्कुल बकवास आर्गुमेंट है। सिक्योरिटी का कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो लड़की शॉर्ट्स पहने हो या वो उस लड़की ने साड़ी पहनी हो या जीन्स पहनी हो या हिजाब पहनी हो, उसका और महिला कितनी सुरक्षित रहेगी समाज में, उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं को अगर सुरक्षित रखना है तो पहली बात तो ये कि जो पूरा सामाजिक ढांचा है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़नी पड़ेगी और ज्यादा महिलाओं को हर जगह पे होना पड़ेगा, सड़कों पे, कामों में, ऑफिसेज में, तभी उनकी सिक्योरिटी और उनको एम्पावर करना पड़ेगा। दूसरी बात हिजाब को लेके मैं ये कहना चाहती हूँ, आप काफी यंग हैं, मुझे याद है ये 1990 की बात है जब आसिया अंद्राबी ने एक कश्मीर में, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन थी दुख्तरान मिल्लत, उन्होंने कश्मीर में पहले तो डेमोन्स्ट्रेशन किया 1990 में कि औरतों को बुर्का पहनना चाहिए, जो नहीं पहन रही उनके खिलाफ। फिर 1993 में मई के महीने में उन्होंने एक धमकी भरी कॉल दी कि जो कश्मीरी औरत हिजाब नहीं पहनेगी, अपना फेस नहीं ढकेगी, उस पे हमला किया जाएगा। और उनके जो साथ में उनके जो लोग रहते थे, उनकी जो संस्था थी, उसके लोग लड़कियों के मुंह पे तेजाब भी फेंकते थे और पेंट भी फेंकते थे। तो उससे पहले तो कश्मीर में हमने हिजाब नहीं देखा और हमने भी जिंदगी, यहाँ मैं 65 साल की हो रही हूँ, मुझे भी याद नहीं 1970 के 80 के दशक में कि चारों तरफ लोग हिजाब पहने घूम रहे हो। तो ये जो बात हो रही है ना कि हिजाब से ही सिक्योरिटी है या ये कि हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है, तो आप ये बताइए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो यकीन नहीं रखती किसी धर्म में, मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन और जो लाखों महिलाएं इस देश में 1990 से पहले रह रही थी और जो हिजाब नहीं पहनती थी, वो मुसलमान नहीं थी, उनको इस्लाम नहीं मालूम था, या ये जो अभी कोई खास इस्लाम आया है, या इन्हीं को मालूम है इस्लाम, जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में ये बिल्कुल कंपलसरी है कि हिजाब पहनो। क्यों भाई, किसने बता दिया? ये नए नए तरीके का जो इस्लाम आ रहा है, और इसकी शुरुआत भी कहाँ से होती है? कश्मीर में ऐसी संस्थाओं से होती है, दुख्तरान मिल्लत से, और उसके बाद बाबरी मस्जिद टूटने के बाद जब पूरा एक इनसिक्योरिटी बढ़ती है मुल्क में, तो उस वक्त जो हमेशा होता है कि जो माइनॉरिटीज जिनके ऊपर हमला हो रहा होता है वो अपने रिलीजन की तरफ जाती हैं, और उस दौरान मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के भी जो है वो, जिसे कहना चाहिए कि उनका भी बढ़ना शुरू हुआ इस पूरे समाज में। फिर आप अगर देखेंगे जब से गल्फ जाने लगे लोग, केरला से, कर्नाटका से और जगहों से, और वहां का जो वहाबी इस्लाम था या बहुत ही कट्टर इस्लाम था, वहां से लौट के आके उन्होंने वो इम्पोज करना शुरू किया। हिंदुस्तान में तो बहुत ही प्रोग्रेसिव इस्लाम का रूप था, सूफी भक्ति ट्रेडिशन वाला। यहाँ पे कोई हिजाब नहीं था, कोई बुर्के थे, बहुत कम थे। तो ये तो बाकायदा एक पूरा पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट है, और जिसको जब आप देखिए, जिस तरह से हमारे देश में पिछले 30 साल में नफरतें बढ़ी, 30 साल पहले तो इतनी नफरत नहीं थी ना, धीरे 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 करके मुसलमानों के खिलाफ नफरतें बढ़ती चली गई। उसी तरह से मुसलमानों के अंदर भी एक कट्टरपंथी जो है वो भी धीरे 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 बढ़ती चली गई, और आज हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा बुनियादी हक है, हम तो पहनेंगे। तो मैं तो हिजाब के पक्ष में नहीं, पहले तो मैं ये बिल्कुल बात क्लियर कर दूं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स, हाँ वो तो देखिए पूरे देश में जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो एक सही सोच के लोग हैं, जो डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, संविधान में यकीन रखते हैं, उनके ऊपर हमला
चाहे वो हिंदू धर्म से आते हो, मुस्लिम धर्म से आते हो, सिख ईसाई कोई भी, उन पे हमला है, क्योंकि फांसीवादी ताकतें पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा कर चुकी हैं और लगातार हमले कर रही हैं। हर रोज धर्म संसद हो रही है जिसमें कहा जा रहा है मुसलमानों को मार दो। तो वो मुसलमानों के अंदर भी उसी तरह से जो बहुत ही जिसे कहते हैं, आपने दक्षिणपंथी शायद वर्ड यूज किया, कि जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी ग्रोथ हो रही है, और जो कंपैरेटिवली जो लिबरल, ओपन माइंडेड या प्रोग्रेसिव एक थॉट है, थॉट प्रोसेस है, वो जो है वो साइडलाइन हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दोनों चीजें। यानी कई महिलाएं पर्दे को बंधन की तरह देखती हैं। हमने कई मुस्लिम बहुल देशों में हिजाब के खिलाफ महिलाओं के प्रदर्शन देखे। ये भी देखा कि ईरान और अफगानिस्तान में इस्लामिक सरकारें आने से पहले हिजाब या बुर्के को लेकर ज़्यादा सख्तियां नहीं थी। सरकारों के हिसाब से ये पाबंदियां बढ़ जाती हैं। हालांकि कई महिलाएं ये भी मानती हैं कि महिलाओं को अपनी इच्छा से कुछ भी पहनने का हक होना चाहिए, वो हक नहीं छीना जा सकता। इस बारे में हमने अक्सा शेख से बात की। ये हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। सुनिए। See, one is when we speak about Islam, या जब हम इस्लाम में हिजाब के रोल की बात करते हैं, तो इस्लाम जो है वो मॉडेस्टी की बात करता है, लेकिन उसमें बहुत ही क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि ये मॉडेस्टी कैसे होगी। तो जहां तक कि हेड कवरिंग का सवाल है, या बहुत सारे आपको मुस्लिम स्कॉलर्स कहेंगे कि फेस कवरिंग भी मैंडेटरी है, कुछ ये कहेंगे कि आवाज भी नहीं आनी चाहिए। तो इसमें बहुत ही वेरिड इंटरप्रिटेशंस हैं, बट अल्टीमेटली इट इज टू अ पर्सन हु इज फॉलोइंग इस्लाम कि उनका क्या इंटरप्रिटेशन है और वो इसको किस तरह से फॉलो करना चाहते हैं। सो आई फॉर एग्जांपल यूज दुपट्टा, आई डोंट यूज अ हिजाब इन व्हाट इज अंडरस्टूड एज अ हेड स्कार्फ। There are many Muslim women who don't use even a headscarf or a dupatta, and it's okay for them. So ultimately, the women have to decide what is their understanding of hijab in their perspective of religion, because there is no consensus amongst the clerics as to what really is meant by hijab in Islam or parda in Islam. But the general consensus is that face veil is not necessary and covering the head may be okay, but what is more important is modesty. I may use a hijab, but I may not be modest in my behavior, or I may not be a good human being. That does not make you a good Muslim. I think it's important कि हम थोड़ा सा historical context समझें, especially जो last 10 सालों में in terms of how the Muslims in India are there, या उनकी क्या place है, या उनसे related जो legislative या governmental activities हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इफ आई वांट टू लिव माय लाइफ एज अ मुस्लिम, तो आज बहुत सारी चीजों पे मेरे पास वो रुकावटें हैं। बीफ के नाम पे मुस्लिम्स की लिंचिंग होती है। लव जिहाद के नाम पे आज इंटरफेथ मैरिजेस को लेके, कन्वर्जेंस को लेके बात होती है, और अक्सर इसमें मुस्लिम्स जो है वो टारगेट होते हैं। इससे रिलेटेड किलिंग्स हुई है, इंक्लूडिंग इन कर्नाटका। We need to also talk about how there has been row regarding offering namaz once a week in Juma on open grounds in Gurugram, and how that has also taken a political color. We need to talk about how there is a call to control the population of Muslims through population control bills. We need to talk about how the education of Muslim girls is being put on the danger and brink by through these laws. तो हमें ये कहीं ना कहीं पूरा पिक्चर देखना होगा। तो क्या हम आज मुसलमानों को वैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि जर्मनी में कभी ज्यूस को ट्रीट किया जा रहा था, और जस्ट बिकॉज कोई कानून है तो उससे वो चीज सही नहीं हो जाती। ये समझना बहुत जरूरी है कि जस्ट कोई कानून बना दिया गया, आज मुसलमान CNRC के अगेंस्ट लड़ रहा है, वो लव जिहाद में फंसा हुआ है, वो ट्रिपल तलाक में जो है फर्जी केसेस में फंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं द मुस्लिम कम्युनिटी सीज इट एज एन अटैक ऑन द सिविल राइट्स। एंड जब भी कोई कम्युनिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी या मार्जिनलाइज कम्युनिटी को आप कॉर्नर करोगे, आप उसको अटैक करोगे, तो कहीं ना कहीं से उनकी तरफ से एक असर्टिवनेस जो है वो आएगा। एंड आई डोंट कॉल इट एज मुस्लिम राइट विंग इन अ वे, बट यस इट्स एन असर्टिव ग्रुप। और अगर आप इसमें देखें तो इसमें एजुकेटेड मुस्लिम महिलाएं लीड कर रही हैं, चाहे वो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो या मुस्लिम हिजाब का रो हो कर्नाटका में। एंड कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं इनकी खुद की अकल नहीं है,
या जो देवबंद के मुफ्ती हैं वो इनको जो है फीड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मुस्लिम महिलाओं की बेइज्जती है कि हम समझते हैं कि वो खुद दिमाग नहीं रखती हैं, सोच नहीं पाती हैं, या किसी और के फैसले जो हैं वो उन पे थोपे जा रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब के लिए मुस्लिम कट्टरपंथ को उभरता देखकर उन महिलाओं को भी निराशा है जिन्होंने महिलाओं के हकों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए उलमाओं के कट्टरपंथ के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। इनमें एक नाम है शीबा असलम फहमी का। इनको सुनिए। चाहे वो पर्दा हो, चाहे ये हिजाब हो, देखिए जो पूरी सभ्यता की कहानी है, मानव सभ्यता की कहानी है, उसमें कहीं ना कहीं महिला के शरीर को लेकर के उसको पुरुष से, क्योंकि पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा बलशाली था, उस महिला के शरीर को किसी न किसी तरह सुरक्षित रखने की एक कोशिश जरूर दिखती है। और आज की 21वीं सदी में भी जब हम देखते हैं कि महिलाओं के प्रति इतने क्राइम्स हो रहे हैं, उनके शरीर के ऊपर ही इतने क्राइम्स हो रहे हैं, तो हमारा ये कलेजा नहीं है ये कहने का कि अब हम ये कहें कि महिला पूरी तरह से सुरक्षित हो गई है इसलिए उसको अपनी सुरक्षा के सारे प्रोटोकॉल से आजादी पा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है। इसके बावजूद जो आज का सवाल है जिसको हम डील कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल सवाल है। वो सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, सुरक्षा का भी हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल सवाल ज्यादा है। और इस पॉलिटिकल सवाल के पीछे की जो पॉलिटिक्स है और जो इससे फायदा उठाने वाले लोग हैं, दोनों तरफ के आम जनमानस को उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, जो जिस राइट की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम राइट हो चाहे वो हिंदू राइट हो, हमेशा से ये जो राइट है ये हमेशा से ज्यादा पावरफुल रहा। इसके पास ज्यादा लोग थे, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह से वैज्ञानिक चेतना का प्रसार नहीं हो सका है, रैशनैलिटी का प्रसार नहीं हो चुका है, तार्किकता का। तो उस वजह से हमेशा वो लोग ज्यादा होते हैं तादाद में, वो बहुत मजबूती से अपनी बात रख पाते हैं इस वजह से। तो ये बात सही है। लेकिन जो मुसलमान महिलाओं का इतना 70 साल के इतने अच्छे संविधान की वजह से जो मुसलमान महिलाओं ने अर्जित किया है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो इस मूवमेंट की वजह से क्या वो उसको खोने जा रही हैं? मुझे लगता है कि नहीं, खोने तो नहीं जा रही है, लेकिन वो उनकी पार्टनरशिप उन्हीं लोगों के साथ होने जा रही है जिनसे लड़ करके वो पढ़ाई के लिए निकली थी, जिनसे लड़ करके वो अपने रोजगार के लिए निकली थी। तो वो जो सारा इमेंसिपेटरी मूवमेंट है वो एक इस तरह से थोड़ा धचका खाता है कि ठीक है, आप डॉक्टर भी बनेंगी, इंजीनियर भी बनेंगी इस हेड कवरिंग के साथ में, लेकिन आप जो जिंदगी के बुनियादी पैरामीटर्स हैं उसमें आप वापस स्टॉकहोम सिंड्रोम में वापस जाएंगी। तो जो उनका एक इंडिपेंडेंट वजूद का जो सवाल है वो नहीं है। आप हो सकता है अचीव करें, मगर उस अचीवमेंट में आपका डिपेंडेंस शामिल रहेगा। अब सारे विद्वानों को देखकर और तथ्यों को देखकर हम ये समझ पा रहे हैं कि हिंदू दक्षिण पंथ के खिलाफ एक मुस्लिम दक्षिण पंथ तैयार हो रहा है। भगवा गमछे वाले और सड़क पर बुर्के वाली लड़की के खिलाफ नारेबाजी करने वाले लोग बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन सही तो हिजाब के लिए आक्रामकता भी नहीं है। उसके पीछे भी एक खास किस्म की राजनीति है जो किसी के हित में नहीं है। किसी को इस्लामोफोबिक या संघी या हिंदुत्ववादी कह देना समस्या का हल नहीं है। उम्मीद है आप जज्बात से इतर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ सारी बात समझेंगे। अब आखिर में एक और खबर इस वीडियो में है। पूरा वीडियो सुनिए। ये नौकरी है उसे ठेकेदारी में देने का काम कर रहे हैं लोग। तो बहन जी को बनाओ में बचाओगे तो संविधान बचेगा। दोस्तों, एनआरसी अभी हमारे लिए आ रही है, कल को दलितों के लिए तैयार इनके पास, कल को दलितों को भी। तुम्हें हिंदू नहीं मानती लोग, और वो भी नहीं भाई। आप मंदिरों के मुखालफत नहीं करते, मंदिरों में नहीं जाते, आप भीम वाले हो और हम अल्लाह वाले हैं, ये फर्क है। कोई बड़ी बात नहीं। आप एक को मानते हैं, हम भी एक को मानते हैं, और वो जो अनेक को मानते हैं वो लोग। आपसे मैं ये अपील कर रहा हूँ कि हाथी के सामने वाला बटन दबाकर बहन जी के हाथों को मजबूत कीजिए। और 22 में मुख्यमंत्री ये जनाब है शकील अहमद, संभल विधानसभा में बीएसपी के उम्मीदवार। ये वीडियो 1 फरवरी का है। दलित इलाके में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। यहाँ कह रहे हैं कि अब एनआरसी दलितों के लिए आएगी। धर्म के नाम बांटने वाली बयानबाजी हो रही है। ये चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है। इस तरह की बयानबाजी पर हमने शकील अहमद का पक्ष जानने के लिए फोन किया। तीसरी बार कॉल करने पर उन्होंने फोन उठाया, फिर आवाज नहीं आने की बात कहकर फोन काट दिया। हमने फिर फोन किया, बताया कि कहां से बोल रहे हैं, वीडियो के बारे में बताया, लेकिन फिर उन्होंने आवाज ना आने की बात कहकर फोन काट दिया।
उम्मीद है इस तरह की बयानबाजी पर अब चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। आज के शो में बस इतना ही। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।